नमस्कार, सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। नेपाल में सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई शपथ। अंतरिम सरकार की देखरेख में होंगे नए चुनाव। अठहत्तर साल बाद आइजोल जुड़ेगा भारतीय रेल नेटवर्क से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेराबी सैरांग रेलवे लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल किया लॉन्च। प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का बड़ा अभियान। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगा 96 स्पेशल ट्रेन। पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा। बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड पर सियासी घमासान शुरू हो गया। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी दिवंगत मां का अपमान के पर बताया कि कांग्रेस पार्टी के विरोध का स्तर गिर चुका है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम की काशी से अयोध्या तक आधिकारिक यात्रा। दोनों देशों के परस्पर संबंधों के साथ ही आस्था की इस यात्रा में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे अयोध्या। समाचारों की शुरुआत करते हैं। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा शपथ दिलाई गई। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। वह अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद सप्ताह के शुरू में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अचानक इस्तीफे के बाद कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का फिलहाल अंत हो गया है। तो देखिए, जिस तरह से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अंतरिम पीएम नेपाल की बन गई हैं। सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री की ली है शपथ। तो देखिए, उन्होंने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई शपथ। तो देखिए, कहीं ना कहीं अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है और राष्ट्रपति ने स्वयं उनको ये शपथ दिलाई। इसी के साथ सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो देखिए, नेपाल को उनका पहला जो महिला प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की बन चुकी है। इसी के साथ अंतरिम सरकार का वो नेतृत्व करेंगी। तो देखिए, किस तरह से पिछले कुछ दिनों में नेपाल में तख्ता पलट देखने को मिला, जिसके बाद सुशीला कार्की अंतरिम पीएम के तौर पर उन्होंने कमान संभाली। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है सुशीला कार्की। इसी के साथ वाराणसी के बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई की थी। तो देखिए, भारत से सुशीला कार्की ने पढ़ाई की थी। वाराणसी के बीएचयू से उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करी है। इसी के साथ अगर हम देखें तो सुशीला कार्की के सामने कौन कौन सी चुनौतियां जो हो सकती हैं वो सामने आ सकती है। तो देखिए, सुशीला कार्की ने देखिए अंतरिम पीएम के तौर पे शपथ ले ली। उसके बाद सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने वो आएगी कि 6 माह में आम चुनाव उनको कराने होंगे। जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता नेपाल में देखने को मिली, पिछले अगले 6 महीने में उनको आम चुनाव भी कराने। इसी के साथ प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो बवाल किया था उसकी भी जांच बहुत जरूरी है। ये भी जो चुनौती है वो सुशीला कार्की के सामने आएगी। कदाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की जांच, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो हिंसक प्रदर्शन है नेपाल में देखने को मिला, जिसकी वजह से पीएम केपी शर्मा ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा। संसद से लेकर पीएम और राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से आगजनी देखने को मिली, प्रदर्शनकारियों ने हर जगह तोड़फोड़ किया। इसकी बड़ी वजह नेताओं का भ्रष्टाचार में लिप्त होना भी है, उसकी भी जांच। तो देखिए, 6 महीने में उन्हें चुनाव करवाने हैं। प्रदर्शन जिसने किया उसके खिलाफ जांच होगी और जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है उनकी भी जांच। सुशीला कार्की के लिए ये कुछ चुनौतियां हैं जो बेहद जरूरी है, जो इनके सामने आ सकती हैं। For positive way right now, we don't responsible for the past. We are responsible for the present. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम की राजधानी आइजोल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से राज्य को रेलवे, सड़क, ऊर्जा और खेल सहित कई क्षेत्रों में व्यापक लाभ मिलेगा। सबसे खास कार्यक्रम में पीएम मोदी बेराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो मिजोरम को पहली बार देश के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।
प्रधानमंत्री 3 नई ट्रेनों दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता के लिए त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस और गुवाहाटी के लिए मिजोरम एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। तो देखिए, जिसका इंतजार मिजोरम के लोगों को था, कहीं ना कहीं अब वो मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री बैराबी सेरांग रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो देखिए, मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ा है ये। प्रधानमंत्री बैराबी सेरांग रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके साथ इस परियोजना से मिजोरम राज्य जुड़ जाएगा देश के रेल नेटवर्क से। कहीं ना कहीं इसका इंतजार कई समय से मिजोरम के लोगों का था, अब ये पूरा होने वाला है। तो देखिए, इस परियोजना से मिजोरम राज्य जुड़ जाएगा देश के बाकी रेल नेटवर्क से। 3 नई ट्रेनों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करने वाले। तो देखिए, रेल लाइन, मिजोरम की रेल लाइन का तो शुभारंभ करेंगे, इसके साथ 3 नई ट्रेनों का भी वे शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता के लिए त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस, गुवाहाटी के लिए मिजोरम एक्सप्रेस को वो हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं 78 साल बाद आइजोल जुड़ जाएगा भारतीय रेल नेटवर्क के साथ। तो कहीं ना कहीं 78 साल का इंतजार जो था वो अब पूरा हो रहा है। आइजोल को रेल लाइन उससे जुड़ने वाली है, भारतीय रेल लाइन जुड़ने वाली है। इसी के साथ 51.38 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन 8071 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली है। वहीं रेल लाइन बिछाने में 11 साल लगे। तो देखिए, 11 साल लगे थे इस रेल लाइन को बिछाने में। वहीं बैराबी सेरांग रेलवे लाइन मिजोरम दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से गुजरते। तो देखिए, जो बैराबी सेरांग रेलवे लाइन है वो जो मिजोरम के दुर्लभ पहाड़ियों से, जो घने जंगल है वहां से गुजरती है। एक पुल की ऊंचाई 114 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंची है। तो देखिए, कुतुब मीनार से भी ऊंची ये जो रेलवे जो मीटर है, जो लाइन है वो है। वहीं 87 छोटे पुल, 5 सड़क ओवरब्रिज, 6 सड़क अंडरब्रिज इसमें शामिल है। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से मिजोरम पहली बार भारत के रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये राज्यवासियों का वर्षों पुराना सपना था जो अब साकार होने जा रहा है। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कल इनॉग्रेट करेंगे बैराबी सेरांग को प्रोजेक्ट को। उसके बाद में मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि मिजोरम की सब जन जन का जो सपना था, हर एक आइजोल हो चाहे सारंग हो, इस राज्य में सभी का जो सपना था वो सपना कल पूरा होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन्स को इनॉग्रेट करेंगे। एक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, दूसरा कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और तीसरा गुवाहाटी के लिए डेली मिजोरम एक्सप्रेस। उसका नाम ही मिजोरम एक्सप्रेस रखा गया है। वो कल से चालू होगी और इससे लोगों का आने जाने का बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और माननीय राज्यसभा एमपी साहब के साथ मैंने डिस्कशन किया है डिटेल में, किस तरह से हम मिजोरम में सामान को लाने की सुविधा कर सकें। तो फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स, परसों से मिजोरम के लिए गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था चालू होगी, जिससे कि सीमेंट है, स्टील है, घर के उपयोग होने वाले सामान है, वो सब आराम से ट्रेन में सस्ते से आ सके, क्योंकि बहुत डिस्टेंस में बाय रोड लाने में महंगा पड़ता है, तो इससे सस्ते में आ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का बड़ा अभियान है। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित किया और इसे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। तस्वीरें नई दिल्ली के विज्ञान भवन की हैं, जहां शुक्रवार को पीएम मोदी ने बटन दबाकर ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसे भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसारण के लिए तैयार किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो ये हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की धरोहर को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने का काम करेगा। ज्ञान भारतम पोर्टल के शुभारंभ से पहले पीएम मोदी ने दुर्लभ पांडुलिपियों पर आधारित प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। आइए अब जान लेते हैं कि ये पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि हस्तलिखित किताब या दस्तावेज को कहते हैं, जो कागज, ताड़ के पत्तों, कपड़े या धातु पर लिखी होती है और ये कम से कम 75 साल पुरानी हो। भारत में करीब 50 लाख ऐसी पांडुलिपियां हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है।
पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान धरोहर को संजोने की खातिर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन पीएम मोदी ने संबोधित किया है। ज्ञान भारतम मिशन भारत के संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी का सपना भारत को विश्वगुरु बनाने का है और ये मिशन उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद, गणित, दर्शन, विज्ञान और कला जैसे विषयों का गहरा ज्ञान था जो इन पांडुलिपियों में छिपा है। इस मिशन से ये ज्ञान सुरक्षित होकर आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जुड़ जाएगा। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो ने सियासी घमासान मचा दिया है। बीजेपी इसे पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का अपमान करार दे रही है, जबकि कांग्रेस अपनी सफाई दे रही है। चुनाव के नजदीक इस विवाद ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। बिहार की चुनावी बिसात पर सियासत के गिरते ग्राफ को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों की जद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। हाल ही में विपक्षी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहने के मामले पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बिहार कांग्रेस ने अब अपने एक्स अकाउंट से एक एआई जनरेट वीडियो पोस्ट कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें पीएम मोदी जैसे दिखने वाले शख्स के साथ पीएम मोदी की स्वर्गीय मां से मिलती जुलती एक बुजुर्ग महिला को भी दिखाया गया है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। बीजेपी जहां एआई जनरेटेड वीडियो को कांग्रेस की शर्मनाक करतूत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी सफाई पेश कर रही है। मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में मां के अपमान के मुद्दे पर घिरती कांग्रेस के लिए बिहार के सियासी मैदान में ये घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। त्योहारों पर यात्रियों को राहत देने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे 96 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दशहरा, दीपावली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। इन ट्रेनों के संचालन से गाड़ियों में बढ़ती भीड़ कम होगी और यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। गोरखपुर और आसपास के प्रमुख शहरों तक यात्रा करने वालों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता व सेवाओं में सुधार किया है तथा अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया है। ये कदम त्योहारों की खुशियों को और भी सहज बनाएगा। तो देखिए, त्योहार के सीजन में 96 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। त्योहारी सीजन में पूर्वोत्तर रेलवे ने ये बड़ा ऐलान किया है ताकि वो जो त्योहारी सीजन है उसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान वो रख रहे हैं। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए ये जो तैयारी है वो की गई है। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने व सुविधा देने की ये पहल है, तो कहीं ना कहीं भीड़ नियंत्रित रह सके और सुविधा
जो यात्रियों उन्हें मिल सके, इसके लिए ये बड़ी पहल की गई है। विशेष ट्रेनों से गोरखपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। तो देखिए, लाभ पहुंचाने का ही ये बड़ा प्रयास है, ताकि देख सकते हैं जिस तरह से लगातार त्योहार अब आने वाले, ऐसे में यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और वो सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसके लिए ये जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सुरक्षा स्वच्छता के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। इसी के साथ रेलवे के इस सकारात्मक कदम से त्योहारों की खुशियां होंगी खास। तो देखिए, कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन में सरकार द्वारा 96 विशेष ट्रेनें, पूर्वोत्तर द्वारा 96 जो ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें, वो पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को यात्रा के समय कोई परेशानी ना हो, वो सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। दशहरा, दीपावली और छठ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वृहद व्यवस्थाएं की हैं। इसमें सबसे पहले तो सभी प्रमुख डेस्टिनेशंस के लिए स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं और अभी तक 96 ट्रेनें हम लोगों ने नोटिफाई की हैं, जो पूर्वोत्तर रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से देश भर के सभी प्रमुख जो महानगर हैं, नगर हैं, उनको जोड़ रही हैं। और ये ट्रेनें जो प्लान की गई हैं, ये सभी यात्रियों के मांग के अनुरूप प्लान की गई हैं। और इस ट्रेनों के बारे में जो इसका शेड्यूल है, जो इसकी टाइमिंग है, जो डेट्स हैं, ये सभी जानकारी के लिए जो हमारा एक तो रेल वन ऐप है, जो मास्टर ऐप है, जिस पे सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। तो रेलवे सबसे पहला तो ये स्पेशल ट्रेन है, इसके माध्यम से आप अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने प्लान किया है कि जो ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे क्राउड की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्पेशल प्लानिंग की गई है। जैसे पिछली बार छठ पूजा के दौरान और कुंभ के दौरान किया गया था, जहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाएगा, उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे 4 रेलवे स्टेशन हैं, गोरखपुर, छपरा, बनारस और लखनऊ जंक्शन, जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट प्लान एक्टिवेट किया जाएगा। और इन सभी जगहों पे तैयारी चल रही है। इससे यात्रियों को इस पूजा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। काशी से अयोध्या तक आस्था की इस यात्रा ने मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के भारत दौरे को खास बना दिया। रामलला के दरबार में पूजा अर्चना और योगी सरकार के सम्मान ने साबित किया कि भारत मॉरिशस के रिश्ते आस्था और संस्कृति की डोर से जुड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की सबसे पुरानी नगरी मानी जाने वाली काशी में काशी के कोतवाल बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद जब मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या धाम में कदम रखा, तो यहाँ का नजारा अवधी संस्कृति में सराबोर दिखा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेड कारपेट के साथ पीएम योगी ने मॉरिशस के पीएम का शानदार स्वागत किया। तो वहीं मंत्रोच्चार, कलश आरती और पुष्प वर्षा से भी मॉरिशस के पीएम का अभिनंदन किया गया। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद जब मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम अपने 30 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ सीधे प्रभु श्री राम के दरबार पहुंचे, तो यहाँ जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल भक्ति और आस्था की लय में रमा दिखा। मॉरिशस के पीएम ने अपनी पत्नी के साथ रामलला की विधिवत पूजा अर्चना की और आरती उतारी। इस दौरान रामलला के दरबार में जय श्री राम का उद्घोष जारी रहा। वहीं इसके साथ ही मॉरिशस के पीएम की मौजूदगी में राम मंदिर परिसर में मंदिर निर्माण से जुड़ी एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई, जिसमें राम मंदिर की भव्यता और शिल्प कला की झलक देखी गई। इसके बाद सीएम योगी ने पीएम रामगुलाम को राम मंदिर का मॉडल और उनकी पत्नी वीना रामगुलाम को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मॉरिशस के पीएम का अयोध्या दौरा कई मायनों में खास रहा और इस दौरे से ये साफ है कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक बिसात पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास से जुड़े हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम।
जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने वरिष्ठ पत्रकार श्रीधर अग्निहोत्री की पुस्तक अनसुने सितारे और लेखक मनीष शुक्ल की मैं स्वयं सेवक का विमोचन किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री ने अनसुने सितारे को भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि ये पुस्तक उन कलाकारों की स्मृतियां संजोती है जिन्हें समय ने भुला दिया, लेकिन जिन्होंने अपनी कला से गहरी छाप छोड़ी। मैं स्वयं सेवक पुस्तक की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये समाज में संघ और स्वयं सेवकों की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करती है और वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है। कार्यक्रम में अनेक साहित्यकार, लेखक और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। तो देखिए, लखनऊ में पुस्तक मेला का विमोचन हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री ने 2 विशेष पुस्तकों का विमोचन किया, जिसमें मैं स्वयं सेवक और अनसुने सितारे शामिल हैं। तो देखिए, ये 2 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया था। साहित्यकार डॉक्टर मनीष शुक्ल ने इन पुस्तकों पर अपने विचार हैं वो भी प्रस्तुत किए। तो देखिए, राष्ट्रीय पुस्तक मेले में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने 2 विशेष पुस्तकों का विमोचन किया था, मैं स्वयं सेवक एवं अनसुने सितारे। बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं। युवा पुनः पाठ्य सामग्री को उपयोग में ला रहे हैं, पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ, सब लोग आए पुस्तक मेले में, पुस्तकें पढ़ें अवश्य। आज मैं पंडित श्रीधर और मनीष मिश्र की दोनों पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम में मैं दोनों पुस्तकों की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। और जो पुस्तकें हैं, मैं कह सकता हूँ, मैं स्वयं सेवक और सुनहरे सितारे दोनों अद्भुत पुस्तकें हैं। एक सिनेमा जगत के जो भूले बिसरे हमारे जो स्टार कलाकार थे उनके संबंध में है, और दूसरा जो भारतीय राजनीति का 1980 लेकर 2014 तक एक बड़ा इतिहास जो समेटे हुए पुस्तक है। दोनों पुस्तकों की सफलता की बहुत शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती दौरे पर रहे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं संग बैठक की और कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि हर घर जल योजना की 128 ग्राम पंचायतों में शिकायतें मिली हैं। अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए गए। बिजली ट्रांसफार्मर व सड़कों को लेकर भी लापरवाही सामने आई है। मौर्य ने अधिकारियों को कर्तव्य पालन की सख्त हिदायत दी। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता वियोग से वे पीड़ित हैं। उनका 2047 तक सत्ता में लौटने का सपना अधूरा रहेगा। भ्रष्टाचार पर कहा कि सरकार एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ेगी और उनका पैसा गरीबों पर खर्च होगा। हरेया में कजरी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तो देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय में जो है वो बैठक की है और विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने बस्ती में विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री की हर घर नल से जल योजना की भी उन्होंने समीक्षा की। 128 ग्राम पंचायतों में हर घर नल से जल पहुंचाया गया है। वहीं बिजली, राजमार्ग व राष्ट्रीय मार्ग को लेकर जो शिकायतें आई है उसका भी उन्होंने जो है विचार विमर्श उस पर किया है। अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर असुविधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए पर उन्होंने ये जो बात उन्होंने कही थी उसको उन्होंने फर्जी बताया और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक अखिलेश का सत्ता में आने का जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बस्ती दौरे पर है, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की थी। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसमें हर घर नल से जल पहुंचाने का भी है। जनपद की समीक्षा में ये पाया गया कि 128 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां हर घर नल से जल पहुंचाने का काम पूरा किया गया, लेकिन यहाँ शिकायतें मिली कि हर घर नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए सभी 128 ग्राम सभाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का काम या जनपद स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।
समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं फिर आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। समाचारों का रुख करते हैं। मेरठ में रिंग रोड का काम तेजी से पूरा होने की ओर है। राज्यसभा सांसद और भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सेना अधिकारियों के साथ सैन्य क्षेत्र में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सहयोग से सैन्य क्षेत्र का हिस्सा भी पूरा हो रहा है। रिंग रोड बनने से न केवल ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी बल्कि आसपास के जिलों और करीब 3 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो देखिए, मेरठ रिंग रोड का काम अब शीघ्र पूरा होने के कगार पर है। कहीं ना कहीं इसके निर्माण से सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक की जो समस्या होती है वो कम होगी। राज्यसभा सांसद और भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ रिंग रोड का निरीक्षण किया। वहीं सैन्य क्षेत्र में रिंग रोड निर्माण में सहायता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मेरठ रिंग रोड के निर्माण से शहर वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं जाम की जो समस्या थी उससे मेरठ वासियों को इससे निजात मिल जाएगा। रिंग रोड निर्माण से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो देखिए, रिंग रोड निर्माण से एक तरफ जाम से तो लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी, कहीं ना कहीं रोजगार सृजन भी सबसे ज्यादा होगा। देखिए, केंद्र सरकार ने डिफेंस की लैंड सामान्यतः नहीं मिलती, लेकिन औपचारिकता पूरी करने के बाद डिफेंस की लैंड देने का काम किया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, कि उन्होंने मेरे कहने पर, मेरे प्रस्ताव पर, विधिवत जब प्रस्ताव गया तो अपने सचिवालय से इसको तैयार कराया और ज्वाइंट सेक्रेटरी डिफेंस ने भी पूरा सहयोग किया। उस वक्त डायरेक्टर जनरल डिफेंस लैंड दक्षिण भारत के थे, उन्होंने भी पूरा सहयोग इस काम में किया था। और एक अमित गुप्ता जी थे डायरेक्टर डिफेंस लैंड, उन्होंने भी मदद की थी। वो आजकल शायद जौनपुर इलाहाबाद में है। कुल मिलाकर अब हमको शायद कुछ 50 मीटर 60 मीटर जो भी ज़मीन जरूरत पड़ेगी, अभी आज ये घास वास साफ हो जाएगी। कल मिलिट्री के लोग और PWD के लोग ज्वाइंट इसकी नपाई करके तय कर लेंगे कि हमको 70 मीटर चाहिए, 50 मीटर चाहिए, जो भी जितना चाहिए वो करने के बाद उस कागज़ पर दस्तखत दोनों के हो जाएंगे। फिर उस पुराने MOU को आधार बनाकर नया प्रस्ताव कल या परसों में हम डिफेंस के उस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। जैसे डिफेंस पोर्टल पर अपलोड होगा वो प्रस्ताव स्वीकृत भी होगा और इस पर काम भी शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में लखनऊ में केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने डिजिटल पोर्टल, कृषक पंजिका और इम्पैक्ट सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्कृष्ट काम करने वाले इम्पैक्ट्स को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और कुशल अकुशल श्रमिकों को सहकारी समितियों से जोड़कर उन्हें सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री JPS राठौर, संजय निषाद, धर्मपाल सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये जो साल है ये सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है। हमारे देश में इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई जी के उपस्थिति में। ये पूरे विश्व में ये सहकारिता वर्ष की शुरुआत की गई। उसके बाद पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मनाते हुए अनेक अलग अलग से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।